हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? एवरग्रीन लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कोशिश करेंगे मार्केट को एनालिसिस करने की कि अब मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा। ईरान इराक जो टेंशन क्रिएट हुई है और जियोपॉलिटिकल टेंशन, इलेक्शन, कई कंट्रीज़ के अंदर इलेक्शन है, उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, और ये जो टेंशन हुआ है वॉर को लेकर के, इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में क्या पड़ने वाला है, तो पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। और बहुत कम वीडियोस आजकल मैं बना रहा हूँ बिकॉज टाइम का शॉर्टेज है, टाइम नहीं मिलता है आप लोगों को कुछ न्यूज़ वगैरह देने का। लाइव मार्केट में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। जिन लोगों को लाइव मार्केट की एनालिसिस चाहिए होती है वो लोग कांटेक्ट करें मुझे, वहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट अपडेट देता हूँ। बट पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है क्योंकि मार्केट को भी एनालिसिस करना होता है मुझे, तो उसी में मैं उलझा रहता हूँ। एनीवे, अभी मार्केट में हमने जो स्टार्ट किया था, जब मार्केट क्रैश हुआ तो 18 अप्रैल था। 18 तारीख को 126 1:30 बजे के आसपास जो मार्केट में एक मंदी आई है, उसके बाद का मार्केट क्या रहा, और हमने अपने जो प्रीमियम लर्निंग ग्रुप है वहाँ पर हमने कैसे उसको रिएक्ट किया, अपने कस्टमर्स को कैसे बचाया, क्या क्या हमने लोगों को समझाया, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है, बहुत ही लिमिटेड लोगों को हमने ऐड किया हुआ है इसमें। 18 दिस मंथ, ठीक है, 18 तारीख को। तो पहला हमने बोला भाई वोडाफोन का न्यूज़ था 18,000 करोड़ का, ये आपने देख लिया होगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ICICI जनरल इंश्योरेंस की हमने एक रिकमेंडेशन की थी, कप विथ हैंडल पैटर्न, आपने देखा होगा। जिन लोगों को थोड़ा चार्ट समझ में आता है वो लोग देखें। कप विथ हैंडल पैटर्न बना था ICICI जनरल इंश्योरेंस के अंदर, आप लोग देखें, और हमने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया था। उसके बाद हम ऐसे ही बताते रहे। BPCL हमने दिया, रेंज ब्रेक वहाँ हुआ BPCL के अंदर। एस्कॉर्ट्स में बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी, आप लोगों को याद होगा। और निफ्टी, बैंक निफ्टी हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ तक सब सही चल रहा था। मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट एक निफ्टी के अंदर आया। 18 तारीख की हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ये 9:44 में 18 अप्रैल को निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज ब्रेकआउट था, हमने काम किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया। 22,200 की पुट हमने 40 रुपीज़ में ख़रीद के 80 डबल हो गए पैसे वहाँ पर, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी बहुत बुरे तरीके से वहाँ क्रैक कर गया था मॉर्निंग में ही 18 तारीख को, तो यहाँ पर हमारी ऑप्शंस डबल हो गई थी। उसके बाद सब सही चल रहा था, हमारी रिकमेंडेशंस आ रही थी, हम प्रॉफिट ले रहे थे, ट्रेडिंग भी कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, है। उसके बाद सडनली क्या हुआ, हमने एक रिकमेंडेशन और दरी 22,200 की पुट अगेन कॉल हमने यहाँ रिकमेंड कर दी। फिर ये देखिएगा, कॉल रिकमेंड कर दी 18 तारीख को। पुट लेने के बाद फिर हम कॉल में आ गए, ये हम आ गए 10 बजे मॉर्निंग में 18 को, ठीक है। 40 रुपीज़ में हमने रिकमेंड कर दिया, 40 रुपीज़ के आसपास 22,200 की कॉल, ये भी डबल हो गई। पहले पुट डबल हुई मॉर्निंग में, उसके बाद कॉल डबल हो गई। उसके बाद टाटा केमिकल था, डिक्सन था, ये सारे हमारी चल रही थी। हिंडाल्को था। ये डब्ल्यू पैटर्न कहाँ बन गया, ये डब्ल्यू पैटर्न हमने दे दिया, किस में था, ये निफ्टी के अंदर, यानी यहाँ से बढ़ने वाला था, ठीक है। 22,300 की हमने एक कॉल फिर रिकमेंड कर दी यहाँ पर। तो ये सारा चलता रहा। सडनली 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना, बैंक निफ्टी के अंदर ब्लास्ट हो गया वो भी। यहाँ पर जो है ईरान इजराइल टेंशन, ये आप देखेंगे कितने बजे का था, ये देखिए, ये टेंशन हुआ, अभी वहाँ चल रहा था टेंशन। तो यहाँ पर देखिए 1:26 पे जो कैंडल बनी है, सडनली 200 पॉइंट निफ्टी डाउन गया। उसके बाद बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 600 पॉइंट नीचे आ गया था। तो यहाँ पर हमने जो है एक हिंट दिया था अपने कस्टमर्स को 2:20 के आसपास, ईरान इजराइल न्यूज़ का इम्पैक्ट अगर ख़त्म हो जाएगा तो आज ही मार्केट रिकवर कर जाएगा। ये 18 तारीख की न्यूज़ थी हमारी 2:20 की, ये मैंने रिटर्न में दिया था कि बताया था कि अगर थोड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा तो हम आज ही रिकवर कर जाएंगे, ठीक है। बट वहाँ पर रिकवर नहीं हुए हम, और 19 तारीख को मॉर्निंग में हम
400 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा था बैंक निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, ये आपको दिख रहा होगा। ये 19 अप्रैल का अपडेट था जो हम अपने प्रीमियम ग्रुप में लोगों को शेयर करते हैं। इजराइल और इसने स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, ऐसी न्यूज़ मॉर्निंग में फ्लैश हो रही थी। इसके बाद एक सडनली 9:01 के आसपास न्यूज़ आई कि ऐसा कोई वॉर हुआ ही नहीं है, ईरान की तरफ से मैसेज आया। तो मार्केट जो सिंगापुर निफ्टी 400 पॉइंट डाउन था वो 150 पॉइंट में रह गया। हम जो खुले हैं 150 पॉइंट नीचे खुले हैं। इसके बाद सब सही चलता रहा। 19 को हमने सीमेंस में काम किया, हमने HUL में काम किया, हमने इंडस टावर में काम किया, हमने जस्ट डायल में काम किया। उसके बाद एस्कॉर्ट्स, ये सारी रिकमेंडेशन भरी हुई। सेंसेक्स हमने एक रिकमेंडेशन दिया 72,000 की कॉल ऑप्शन 300 रुपीज़ के आसपास, ये भी कई गुना बढ़ गई थी। तो हम बाइंग में रहे। 19 तारीख को हम लोग सुबह से बाइंग में थे, हमने सेल नहीं किया। मैंने स्ट्रिक्टली एक माइंड सेट कर लिया कि मैं जिस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ वो सेलिंग नहीं बोल रही है, क्योंकि हम न्यूज़ बेस्ड था, थोड़ा बहुत पैनिक तो रहता है, बट यहाँ हम लोग बाइंग में आ गए। कंटिन्यूसली बाइंग, देखिए कंटिन्यूसली बाइंग था। यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई सेंसेक्स की 72,000 की कॉल 397 का हाई लगा दिया है, 300 में बाई किया था, बट अभी पिक्चर बाकी है, यहाँ हमने मेंशन कर दिया, यानी कि और बढ़ेगा। एक्सिस बैंक की हमने 1,000 वाली कॉल बाई कराई 22 रुपीज़ में, आपको दिख रहा होगा ये 1,000 की कॉल 22 रुपीज़ में बाई कराई। 600 इसका टारगेट था 30 रुपीज़ का, ये तो मुझे लग रहा है शायद 40-45 तक चला गया था लास्ट में। एक्सिस बैंक बहुत बढ़ गया था, मार्केट को रिकवर करने वाला HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ही था, ठीक है। तो एक्सिस बैंक को मैंने पकड़ लिया था। HDFC बैंक मैं मेंशन किया था, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर मैंने मेंशन किया। बजाज फाइनेंस हमने ट्रेड किया, और HDFC बैंक में हम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं मार पाए, बट हमने यहाँ लिख दिया कीप आई ऑन HDFC बैंक। यहाँ पर हम 1500 रुपीज़ से ऊपर को मैं बुलिश था, बट एंट्री नहीं ले पाया वहाँ पर। सेंसेक्स में हमने काम किया, बहुत बुरे तरीके से प्रॉफिट हुआ। थोड़ा प्रीमियम महंगा था, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, प्रीमियम आर हाई, सो ट्रेड विद लिमिटेड लॉट्स, क्योंकि कॉल के जो प्रीमियम थे वो बहुत बढ़ रहे थे और पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। तो ये भी एक इंडिकेट कर रहा था कि हम ऊपर ही जाएंगे, है ना। तो मैंने लिख दिया ट्रेंड ऊपर है, आप थोड़ा सा ट्रेड क्वांटिटी कम करके करना, ठीक। ये हमारा चलता रहा। 19 तारीख का ये हमारा अपडेट था। उसके बाद हमने अपना एल्गो का बताया कि हम एल्गो की स्ट्रेटेजी को भी देते हैं। ये हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे क्लाइंट्स जिन्होंने हमारे पास डीमैट अकाउंट ओपन किया है और उनको एल्गो स्ट्रेटेजी रन करनी है, तो मेरे पास एल्गो बाइंग है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, और एल्गो सेलिंग है बैंक निफ्टी के अंदर फिलहाल। तो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल दोनों हमारी स्ट्रेटेजी चल रही है। और जिस किसी भी कस्टमर ने हमारे पास अकाउंट खोला है डीमैट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से, तो उसको हम एल्गो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, प्रॉपर तरीके से उसको उसके अकाउंट में डिप्लॉय करेंगे और उसको रन करके दिखा देंगे। बैक टेस्टेड डेटा हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, और जिसको बैक टेस्टेड रिपोर्ट चाहिए वो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेगा, मैं उसको बैक टेस्ट के डेटा भी दे दूँगा। तो बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस वो एक एज्यूम कर सकता है कि उसको एल्गो में क्या रिटर्न मिल सकता है। अगर कोई लेमन क्लाइंट है, टाइम कम है उसके पास, तो वो एल्गो डिप्लॉय कर ले। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गो के लिए कि एल्गो में क्लाइंट के पास पेशेंस होना चाहिए। ये डेली बेसिस या वीकली बेसिस या मंथली बेसिस को ना देखे एल्गो को। एल्गो अगर आपका पैरामीटर सही है एल्गो के अंदर और पास का परफॉर्मेंस सही है एल्गो का, और उसका स्लिपेज काट के अगर अच्छा रिटर्न आ रहा है, तो उस बेस्ड ऑन दैट रिटर्न यू कैन एज्यूम और उसको डिप्लॉय करते रहिए आप कंटिन्यूस फॉर 6 मंथ और ईयर, तब जाके आपको एक रिस्पेक्टिव रिटर्न आपको दिखेगा। अब हम बात करते हैं मार्केट में अब आगे क्या होने वाला है। देखिए इजराइल और ईरान का जो चल रहा है टेंशन, ये तो टेम्परेरी था, मैंने पहले भी कहा था ये टेम्परेरी है, ये तो चलता रहेगा भाई। इतनी बड़ी संसार है, यहाँ कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, तो हमको पैनिक में नहीं आना है। मैं बार बार एक ऑडियो मैसेज भेजता हूँ अपने प्रीमियम कस्टमर्स को, बताता रहता हूँ एवरीडे क्या थ्रू ऑडियो मैसेज कि ये पैनिक रहेगा, ये कुछ दिन रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। सेम अपना यूक्रेन के साथ जो हुआ, रशिया यूक्रेन, वहाँ पर भी कुछ टाइम टेंशन रहा, बट अपन अपना मार्केट लाइफ टाइम हाई लगाया, तो हम लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहे थे। और ये तो जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं, ये टेम्पररी होती हैं,
खास तौर पर इंडिया के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपने देखा होगा पूरा इम्पैक्ट पड़ा यूएस के अंदर। यूएस मार्केट क्रैश होने की वजह से ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गया, क्योंकि सारा जो सेंटर होता है वो यूएस के अंदर होता है। तो इंडिया के अंदर इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना पड़ा था ना पड़ने वाला है आगे, ठीक है। बाद में उन्होंने बोला जी हमारे यहाँ पर कोई ऐसा एयर स्ट्राइक नहीं हुआ है, कोई मिसाइल्स अटैक नहीं हुआ है, तो ड्रोन अटैक था, मार्केट रिकवर कर गया। बहुत सारी स्टोरीज बनती रहती हैं, कोई ऑथेंटिक नहीं होता है, हर न्यूज़ चैनल अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ बना देता है, तो बेस्ड ऑन ब्रेकिंग न्यूज़ मार्केट इम्पैक्ट उसका रिएक्ट कर देता है। तो अभी मार्केट में जो साइन दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट के अंदर अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक वी शेप का पैटर्न बना हुआ है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वी शेप का पैटर्न है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम फिलहाल नीचे नहीं आने वाले हैं, हम फिलहाल नीचे नहीं आने वाले हैं, हम ऊपर जाने वाले हैं। ये वी शेप का पैटर्न बना हुआ है निफ्टी के अंदर, या ओवरऑल मार्केट के अंदर वी शेप पैटर्न बना हुआ है, हम नीचे नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पॉइंट्स को याद रखना है, लेवल्स की रिस्पेक्ट करनी है। जो हमारा लेवल रहेगा वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है 22,180। इसके ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो हम 22,350 की तरफ भाग जाएंगे। मैं कल की बात कर रहा हूँ, मंडे को जो मार्केट खुलेगा 22 को, 22 तारीख को जब खुलेगा 22,350 की तरफ भागेंगे। और अगर हम नहीं टिकते हैं 22,180 के नीचे गिर जाते हैं तो हमारा जो रेंज रहेगी वो 21,980 के आसपास, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, हम यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये जो बड़ा रेंज मार्केट ने बनाया है वी शेप का, तो वी शेप में पहला जो एक्सपेक्टेशन है इमीडिएटली मार्केट में खुलते ही हम 22,320-30 के आसपास जाएंगे। जो लेवल दिख रहा है आपको ये वाला 22,320-30 के आसपास का, तो यहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो 22,300 के ऊपर अगर हम टिक गए 22,350, उसके बाद तो हम नो स्काई जोन में चले जाएंगे। अगर सब्जेक्ट टू ये टेंशन कोई ऐसा नया कोई स्टोरी मार्केट में क्रिएट नहीं हो जाती है तो, ठीक है। और बैंक निफ्टी के लिए कम चला था, बैंक निफ्टी आपने देखा होगा बहुत कम चला। अभी सेम थ्योरी है, ये जो लेवल दिख रहा है आपको हर्डल का यहाँ वाला, इसके ऊपर अगर बाजार टिक जाता है, ये लेवल है 47,800। ये बार यहाँ तक 2-3 बार मार्केट ने अटैम्प्ट किया था इससे पहले भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेवल है, रेजिस्टेंस है मार्केट का। अगर ये ट्रैक हो जाता है तो हम 47,800 क्रॉस करने के बाद हम इमीडिएटली 48,000 की तरफ जाएंगे। ये दिख रहा है आपको लेवल 48,000 का, ये देखो ये लेवल दिख रहा है आपको सीधा, यहाँ हम जाएंगे इसके आसपास। और नीचे का लेवल हमारा होगा 47,300 के आसपास का। यहाँ से मार्केट चलने में बहुत टाइम लगाया था, अगर आपको याद होगा 47,000 के बाद बहुत टाइम रुका 47,150-250 के आसपास। तो ये एक इसका सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर यहाँ ये टिक जाता है तो हम और ऊपर की तरफ जाएंगे। और फिलहाल बाजार में ऐसा कोई पैनिक नहीं है, टेंशन नहीं है। बैंकेक्स को लेकर के मंडे को एक्सपायरी रहेगी, तो इमीडिएटली देख लेते हैं इसका भी चार्ट क्या बोल रहा है। सेम थ्योरी है, 9 EMA और 20 EMA अगर हम देखें तो ट्रेंड ऊपर का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम काम कर रहे हैं मार्केट में तो हमको क्या है कि प्राइस एक्शन भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने अगर मार्केट में आपको एक लाइन मार्क कर दिया 53,500 की, तो अब मार्केट कहाँ रिएक्ट करता है दिन में एक्सपायरी के टाइम में, उसके अकॉर्डिंग भी हमको चलना पड़ेगा। प्राइस एक्शन को भी समझना पड़ेगा आपने, ठीक है। ये लेवल नीचे का रहेगा 22,840 के आसपास का, 52,840 के आसपास का ये सपोर्ट रहेगा यहाँ से। तो डे आवर्स के अंदर मैं शार्पली अपडेट रहता हूँ मार्केट के साथ, टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ, बहुत शार्प अपडेट मेरा रहता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि भाई उनको मार्केट का लाइव अपडेट मिल जाए ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, चाहे वो ऑप्शंस का हो, चाहे फ्यूचर्स का हो, स्पॉट हो, इंडेक्स हो, मैं शार्पली उसको अपडेट करता हूँ इंक्लूडिंग स्टॉक्स। और सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट रहा 19 अप्रैल को HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, आपने देखा होगा HDFC बैंक बहुत बेहतरीन तरीके से उसने रिकवरी दी। और मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया HDFC बैंक के अंदर, बट मेरे रेडार में तो बहुत पहले से ही था। जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, दे नोज वेरी वेल कि मैं 1420-30 से स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ
कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, स्ट्रांगली बोल रहा हूँ। मेरे कई सारे शॉर्ट्स वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं इसके अंदर। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि 1600 जाएगा। ये तब जाएगा जब मैं बता रहा था 1420 के आसपास, 1450 के ऊपर तो मैं बहुत स्ट्रांग बुलिश हो गया था इसके ऊपर। तो कल मार्केट ने, कल इसी मार्केट को एक ट्रेंड डिसाइड किया मार्केट का, और ये एक शार्प एक ट्रेंड डिसाइड किया। ये देखिए पूरा मूवमेंट ऊपर की तरफ रहा इसका। अब इसके ऊपर तो बहुत तेज है, ये देखिए ये लेवल है 1520 का लेवल है। इसके ऊपर ये बाजार में बहुत तेज़ी दिखाएगा, और जो हमारा टारगेट था 1600 वाला ये बहुत जल्दी अचीव होने वाला है। इसका रिजल्ट आएगा। अब उसकी क्या गाइडलाइंस आती हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हो सकता है अगर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से नीचे आ जाए तो बाजार इस HDFC रेंज में रहेगा, अदरवाइज रैली भी आ सकती है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि SBI चल गया, HDFC क्यों नहीं चला? तो चलना चाहिए इसको। अगर ये चल जाता है तो हम एक 50,000 बैंक निफ्टी को हमको कोई रोक नहीं सकता। HDFC चल गया, अगर HDFC यहाँ से चलना शुरू हो गया तो बैंक निफ्टी 50,000 हम आपको दिखा देंगे। अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल मई में ये 50,000 बैंक निफ्टी हो जाएगा, और सब्जेक्ट की ये चलना चाहिए। और एक्सिस बैंक बहुत बेहतरीन रिकवरी आई, आपने देखा होगा। एक्सिस बैंक के अंदर मैं तो बहुत ही बुलिश रहा। एक्सिस बैंक फ्यूचर के अंदर आपने देखा होगा ट्रेंड बाइंग का है। मैं 15 मिनट्स के चार्ट में बता रहा हूँ आपको, 5 मिनट्स का चार्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम पूरे वीक की एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम डेली करेंगे तो 5 मिनट करेंगे, तो थोड़ा सा वीकली करेंगे तो 15 मिनट्स 1 आवर या डेली चार्ट पे हम एनालिसिस करते हैं। जितना बड़ा हम एनालिसिस करेंगे तो बड़ा पॉइंट वो व्यू को अपने को मिलेगा, बड़ा टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पर जो है 1030 रुपये इसने लगाया, ठीक। यहाँ पर भी ये ट्रेंड इसका अप है। अगला लेवल आपको दिख रहा होगा सीधा, ये लेवल दिख रहा है यहाँ से, कौन सा वाला है? 1057। अगर 1057 क्रॉस कर जाता है तो आप रोक नहीं सकते 1100 जाने के लिए इसको। तो कीप आई ऑन एक्सिस बैंक अपार्ट फ्रॉम HDFC और रिलायंस का क्या हाल है वो देख लेते हैं। अब थोड़ा कम चलता है रिलायंस आजकल, पहले बहुत चलता था। 2004 से लेकर अगर मैं बात करूँ 8 तक की, 8-9 तक की, तो रिलायंस ही चलता था। तो फिलहाल अभी रिलायंस में मूवमेंट इतनी कम है। मुझे लग रहा है 2008 का जो हाई था रिलायंस का, बाज़ार क्रैश होने से पहले, 22 जनवरी 2008 से पहले का जो हाई था 3200 के आसपास का था, मुझे लग रहा है ना। वो भाव तो शायद इसका कभी आया नहीं, उसका स्प्लिट भी हुआ ये। एनीवे ये रिलायंस है, इसका भी रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट कैसा आता है, अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है जो हम बार बार इसका एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि ये 3200 के आसपास जाएगा, तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं इसने। 3000 के ऊपर टिका नहीं जाता, ये बार बार जाता है और नीचे आ जाता है। तो 3000 के ऊपर अगर टिक जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नया हाई लगाएगा। और वो नया हाई कौन सा होगा इसका? जो पहले वाला प्रीवियस हाई था, दैट इज़ 3030। ये अगर एक बार टिक जाता है, सस्टेन कर जाता है ऊपर, तो हम 3200-3300 की तरफ जाएंगे। ये अभी तक इसने हाई नहीं काटा है 2008 से पहले वाला, ठीक। इस बात का याद रख लेना। जो ब्लैक मंडे हुआ था 2008 में, तो ब्लैक मंडे से पहले मैंने इसको 3200 के आसपास बेचा है, तो वहाँ का रेट अभी आया नहीं है इसका। ये रिलायंस है, और रिलायंस HDFC इनका रिजल्ट है। बजाज फाइनेंस का रिजल्ट तो के इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग उसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट रही। इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं कि मार्केट में पूरे मार्च और अप्रैल में अभी तक क्या रहा, FIIs की एक्टिविटीज़ क्या रही, DIIs की एक्टिविटीज़, उन लोगों ने क्या किया, और ऑप्शन चेन का डाटा क्या बोल रहा है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं FIIs का डाटा के ऊपर। FIIs का जो डाटा रहा, कैश के अंदर अभी तक 21,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है कैश के अंदर, जो बहुत अच्छी बाइंग है। जो हमको लग रहा था कि भाई मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, उसके हिसाब से 21,000 करोड़ की बहुत अच्छी बाइंग है। अगर मैं F&O की बात करूँ टिल नाउ कि फ्यूचर में इन्होंने क्या किया, तो 1,42,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है। बहुत अच्छी बाइंग होती है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं पिछले महीने की बात करूं मार्च में, अच्छा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि कैश में ये डेली कितना बाइंग कर रहे हैं। चलो डेली तो बहुत कम, छोटा बाइंग कर रहे हैं। इन्होंने 12 तारीख को अच्छी बाइंग करी थी 6,000 करोड़ की, उसके बाद तो ये बहुत छोटी बाइंग ही कर रहे हैं, बहुत बड़ी बाइंग नहीं है एज कम्पेयर टू मार्च में तो उन्होंने बहुत अच्छी बाइंग करी थी।
अगर हम बात करूँ मार्च में इन्होंने कैश में कितनी बाइंग करी, मार्च में इन्होंने 56,000 करोड़ की बाइंग 56,000 की बाइंग करी है, 56,000 करोड़ की बाइंग करी है मार्च के महीने में, तो जो बहुत अच्छी होती है। मार्च में इन्होंने बहुत ज़्यादा बाइंग करी थी। अगर अब फरवरी से बात करें, फरवरी में 25,000 करोड़, जनवरी में 26,000 करोड़, तो नीचे कम ही था, मार्च में बहुत ज़्यादा किया इन्होंने 50%, यानी कि हम मोटा मोटी मार्च के लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। अभी तो 20 तारीख आज हुई है। और एफ&ओ में इन्होंने क्या किया मार्च के महीने में, उससे थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं हम कि आगे क्या हो सकता है। देखिए मार्च में इन्होंने बिकवाली करी थी बहुत बुरे तरीके से, एफ&ओ में बिकवाली करी है इन्होंने, कंटिन्यूस बिकवाली करी, यानी कि मार्च में बिकवाली करी पूरे, अब तो बिकवाली कर रहे थे ये, और इधर एफ&ओ में ये बाइंग कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अप्रैल में बाइंग कर रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव साइन है। अप्रैल में बाइंग कर रहे हैं, मार्च में ये बेच रहे हैं। मार्च तो मार्केट तो ओवरऑल डाउन रहा, तो हमारा तो जो टैग लाइन थी कि मार्च में हम खरीदेंगे और अप्रैल में बेचेंगे, तो जो बॉटम मार्च में बनाए मार्केट ने, तो अप्रैल में लोग अब बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा इसका डाटा। लेट्स कम टू द ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन में क्या बोल रहा है यहाँ पर, निफ्टी में ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से क्या हो रहा है, 22,150 अगर मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन में जो OI डाटा ऐड हो रहा है, दैट इज़ 22,100 की कॉल में 50,000 का OI है, चेंज इन OI माइनस हो रहा है, चेंज इन OI यहाँ 7,000, यानी चेंज इन OI यहाँ पर माइनस हो रहा है, ठीक है। और पुट साइड में इक्वल है, यहाँ भी पुट साइड में बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। तो ऑप्शन चेन डाटा लाइव मार्केट की तरह एनालिसिस करके रिपोर्ट भेजते हैं उसकी, ये बहुत ही परफेक्ट काम करती है हमारी OI डाटा की जो रिपोर्ट्स है। और लाइव मार्केट में इसका इम्पैक्ट हम खास तौर पे हीरो जीरो निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मार्केट का पूरा एनालिसिस है, और हमको बाइंग करके ही चलना है, सेलिंग नहीं करना है। और जो ट्रेडर हैं, बहुत छोटे ट्रेडर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस लगाएं, विदाउट स्टॉप लॉस काम ना करें। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इसका ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि मार्केट में जो नए ट्रेडर्स आते हैं, एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। गाइस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, छोटा कैपिटल से स्टार्ट करो, बहुत बड़ा कैपिटल मत करो, अनलेस अनटिल आपके पास कोई स्किल्स ना हो। अगर आप स्किल्स हैं आपके अंदर तो आप बड़ा काम करो, अदरवाइज छोटे ऑप्शन ट्रेडिंग में छोटा मार्जिन लेके आप कैश में काम कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स हमेशा बाइंग करके रहें, सेलिंग की तरफ ना रहें, पैनिक क्रिएट ना करें। कोई मंदी नहीं है मार्केट के अंदर, कीप ऑन बाय साइड। बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अभी तो इलेक्शन, प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, बजट, बहुत कुछ आने वाला है, ध्यान रखना इस चीज़ का। प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन और प्री बजट, पोस्ट बजट, ये इंडिया का इम्पैक्ट है। उसके बाद जब ये पोस्ट बजट आ जाएगा, यूएस के अंदर इलेक्शन आएंगे, तो बहुत कुछ होने वाला है। तो कीप ऑन बाय साइड, PSUs के अंदर फोकस करो, PSU सेक्टर्स को फोकस करो। अगर ये गवर्नमेंट दोबारा आ जाती है ना, तो PSUs बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो कीप ऑन बाइंग PSUs। और अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।